हेलो चैंपियंस। देखते देखते हम पहुंच गए हैं पीजीबीपी चैप्टर में। बढ़िया चल रही है तैयारी आपकी, उम्मीद करता हूं। और कैपिटल गेन पर आपने भरपूर कमांड कर लिया होगा। देख लीजिए, कैपिटल गेन अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे। कैपिटल गेन को एक बार, दो बार, तीन बार बढ़िया से कमांड करके चलेंगे। और पीजीबीपी ये तो फॉर एवर इंपॉर्टेंट होता है, जानते ही हैं आप, इसको बताने की जरूरत नहीं, यानी इसमें तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। तो भैया जरा ध्यान रखना, पीजीबीपी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूरत ही नहीं है। पीजीबीपी को हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए, पीजीबीपी जैसे कैपिटल गेन में भी आपने गौर किया हो तो मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाया है। जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है कि ऐसे ही पढ़ाते हैं। बाकी जब आपने जो मुझसे नहीं पढ़ाई की है जिन्होंने, उनको भी लगा होगा कि कैपिटल गेन थोड़ा अलग पढ़ा दिया। जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस को एक सीरीज में पढ़ा दिया, सेल्स कंसिडरेशन को एक सीरीज में पढ़ा दिया, थोड़ा कमांड बिल्ड होता है उससे। पीजीबीपी में भी मैं कैसे पढ़ाता हूं समझाता हूं। पहले मैं कौन कौन से खर्चे अलाउड होंगे ये डिस्कस करके देता हूं। ये पढ़ाता हूं कि कौन कौन से खर्चे अलाउड होंगे 30 to 37, पहले ये पढ़ाता हूं। फिर पढ़ाता हूं कौन से खर्चे नहीं अलाउड है। फिर पढ़ाता हूं कि इनकम कौन सी मानी जाएगी पीजीबीपी में। और फिर मिसलेनियस प्रोविजन और मामला खत्म। जितने प्रोविजंस हैं यहां पर, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस छोटे छोटे जो एग्जाम में आने की उम्मीद होती है, जैसे डेप्रिसिएशन पर आ जाता है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर पर आ जाता है, जैसे वीआरएस पर आ जाता है, जैसे डिसअलावेंस पे आ जाता है, सेपरेट क्वेश्चन। उसकी प्रैक्टिस तो मैं हाथों हाथ करवाता हूं, साथ के साथ करवाता हूं। जैसे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पर आ जाता है, वो सब मैंने हाथों हाथ यहीं पर करा देना है प्रोविजन के साथ ही। और जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन की बारी आती है। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन पीजीबीपी की यहां पर आपको दो चार ही प्रैक्टिस करने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका एक असली चैप्टर, जो कि एग्जाम में पहला क्वेश्चन आपके लिए बड़ा वाला जो क्वेश्चन आता है, वो इंतजार कर रहा है। सर वो पीजीबीपी नहीं होता? नहीं, वो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल होता है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ होता है। और उसमें जो मेन हीरो होता है, 80% चांस है कि वो पीजीबीपी, बाकी सपोर्टिव हीरो। कभी कभी मेन हीरो सैलरी हो जाता है, यानी सैलरी और पीजीबीपी। ऑब्वियसली हमारे देश में आप कोई भी पैसा कमाता है तो पूछते हो आप जॉब करते हो? नहीं, अपना बिजनेस, यही दो बात चलती। तो मेन हमारा जो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल है, उसमें असली हीरो या तो पीजीबीपी होता है या तो सैलरी होता है, और बाकी सब सपोर्टिव में आ जाते हैं। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का जब आप क्वेश्चन करोगे, क्योंकि उसमें प्रोविजंस तो नाम मात्र है, क्वेश्चन क्वेश्चन ही है, वहां आपको पीजीबीपी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, जो मैं बेहतरीन छांट के करवाऊंगा। ये क्वेश्चन करके जाओ, जिसमें 10 इयर्स के क्वेश्चंस भी होंगे, बट मॉडिफाइड, क्योंकि वो एज सच तो एज इट इज तो आते नहीं, मॉडिफाई करके आ सकते हैं। उसके कुछ पार्ट्स आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, तो वो मॉडिफाइड करके आपको कराऊंगा। तो पहले पीजीबीपी पर कमांड कर ले। सेक्शन 30 से 37 सबसे पहले मैं पढ़ाता हूं। 37(1) पहले पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप 30 से 36 में पढ़ाई करोगे और उस समय आपको समझ आता है कि ये वाला खर्चा नहीं लिखा हुआ है, 37(1) का क्या बेस है? आखिरी स्टेशन, आखिरी ट्रेन, आखिरी उम्मीद। अगर कोई एक्सपेंडिचर 30 to 36 में नहीं दिया हुआ और वो हमारे 4 कंडीशंस को पूरे कर दे, तो पीजीबीपी में अलाउड हो जाएगा। दैट्स वाई 37(1) मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूं। 37(1) कहता है कि 30 से 36 के बीच में अगर कोई खर्चे नहीं मेंशन है, छूट गए, रह गए, मिस हो गया, लेकिन वो जेन्युइन है बिजनेस के खर्चे, जेन्युइन के लिए 4 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। पहली शर्त, वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त, वो पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त, वो बिजनेस प्रोफेशन के लिए ही होना चाहिए। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन, नॉट प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ। और इस एनी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये वर्ड एनी लॉ लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसके लिए एक्सप्लेनेशन 1 and 3 डाला गया है।
एक्सप्लेनेशन 1 और 3। सर एक्सप्लेनेशन 2 क्या है? 2 अलग है। एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा हुआ है कि कंपनी अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खर्चे अलाउ करवाना चाहती है तो हम इस नाम से तो अलाउड नहीं करेंगे। अगर वो डोनेशन दे रिसर्च इंस्टीट्यूशन को तो हम 35 में अलाउ कर देंगे। अगर वो डोनेशन दे नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट को या अर्बन पॉवर्टी इरिडिकेशन को तो हम 35 CCA में अलाउड कर देंगे। अगर वो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम रन करना चाहती है कि मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे खर्च करूंगा तो ये CCC में अलाउ कर देंगे। इसके अलावा अगर आप डोनेशन देना चाहते हो 80G वाले लिस्ट में तो आप 80G में ले जाओ उसे GTI से। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहते हो तो 80GGB में ले जाओ, 80GGB में ले जाओ। ये आपको GTI से मिलेगा और ये आपको PGBP में मिलेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और खर्च करना चाहते हो, एनी अदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खर्चे करना चाहते हो और आप ये कहते हो कि मुझे अलाउ कर दीजिए 37(1) में, वो नहीं होगा। आपकी ये दलील है कि ये कैपिटल नेचर नहीं है, अग्री, पर्सनल नेचर नहीं है, अग्री, बिजनेस प्रोफेशन के लिए है, ये मैं अग्री नहीं करूंगा। हालांकि आपका कंपनी की दलील ज्यादा सटीक है। ये कंपनीज एक्ट ने खुद कहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आपको खर्चा करना पड़ेगा। हम उनके नॉर्म्स, उनके प्रोविजन कंप्लाई कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि बिजनेस खर्चा नहीं है। लेकिन लॉ मेकर कहते हैं कि आपको तकलीफ हो रही है, हम लिख देंगे एक्सप्लेनेशन 2 में कि हम इसे बिजनेस का खर्चा नहीं मानेंगे। आपको मैं अलाउ मना नहीं कर रहे, क्योंकि जो 30 से 36 के अंदर आप कवर करवा लो या 80C to 80U में कवर करवा लो तो फिर जरूरत क्या है खर्चा मानने की? वो तो ऑटोमेटिक डिडक्शन अलाउड है, हम बिजनेस का खर्चा माने या ना माने। अगर 30 to 36 में कोई खर्चा अलाउड है तो फिर वो उन्हीं के हिसाब से अलाउड है। फिर हमें ये कोई कंडीशन थोड़ी देखना है कि कैपिटल नहीं है, पर्सनल नहीं है, बिजनेस नहीं है, ये वो कुछ नहीं देखना। 30 से 36 में जो दिया है वो दिया है, वो तो अलाउ करना पड़ेगा। तो एक्सप्लेनेशन 2 दोबारा से क्रक्स बनाता हूं, समराइज करता हूं। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि सी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के खर्चे अगर 30 to 36 में आ रहे हो करवा लो अलाउड, 80G में आ रहे हो करवा लो अलाउड। आप इसके अलावा आप अगर चाहोगे कि हम 37 में अलाउ करवा लें, वो नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 3 37(1) के चौथी शर्त के लिए आया है, फोर्थ कंडीशन के लिए, जो कहता है कि लॉ में प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि लॉ का क्या मतलब है। नंबर एक ऑफेंस और प्रोहिबिटेड। नंबर 1 ऑफेंस और प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मतलब सबसे पहले नंबर पे ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं चौथे कंडीशन को कंफर्म करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, जिसमें 4 में 3 ही काम के हैं। अभी 4 में 3 काम के हैं। पहला क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई आपने खर्चा किया है फॉर एनी पर्पस विच इज ऑफेंस which is prohibited under any law for the time in force in India or outside India. Not necessary सिर्फ इंडियन, आउटसाइड इंडिया के भी कानून में प्रोहिबिटेड है, हम खर्चा अलाउ आपको नहीं करेंगे। ये आउटसाइड इंडिया तब यूज होता है जब आपका ब्रांच बाहर है, आपने कोई खर्चा कर दिया, बिजनेस बाहर कर रहे हो किसी कंट्री में, वहां खर्चा कर दिया, आप कह रहे हो कि वो खर्चा इंडिया के लॉ में प्रोहिबिटेड नहीं है बट वहां के लॉ में प्रोहिबिटेड है, तो डिसअलाउड होगा। उसके बाद आपको दूसरा नंबर है कि आप किसी कानून का वायलेशन कर रहे हो और खर्चा इसलिए है
और वो कानून का मतलब रूल, रेगुलेशन, गाइडलाइन तीनों है। मतलब सिर्फ एक्ट जरूरी नहीं है, रूल भी, रेगुलेशन भी, गाइडलाइन भी। तो किसी गाइडलाइन को आपने फॉलो नहीं किया, आपके ऊपर फाइन लग गया, क्या ये फाइन डिसअलाउड होगा? यस। किसी रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया आपने, उसके लिए आपको पेनल्टी फाइन देनी पड़ गई, क्या ये पेनल्टी फाइन डिसअलाउड है? क्या ये अलाउड होगा? नहीं होगा अलाउड। क्या ये डिसअलाउड होगा? यस। तो यहां पर रेगुलेशन, गाइडलाइन, रूल सब आ रहा है, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है कि अगर कोई ऑफेंस कंपाउंड आपने करवाया है, कंपाउंडिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई ऑफेंस कंपाउंडिंग करवाया है, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपकी गलती मान्य कर दी गई एक्स्ट्रा पैसे लेकर, घूस नहीं है। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन किया, फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा एक्सटेंड करवा लिया जो कि नक्शे से बाहर है, तो आप या तो उसको तोड़वाना पड़ेगा या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप एक्स्ट्रा पेमेंट दे दो, और वो देखेंगे कि ये अगर एक्सेप्ट कर भी लिया जाए तो इट्स ओके, तो आपको मान्यता प्राप्त कर देंगे कि ठीक है, ये हम अप्रूव्ड कर रहे हैं। अब आपको वैसे पहले नक्शा क्लियर करवाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम अब करवा रहे हैं, लाइए एक्स्ट्रा पैसा। तो ये कहलाता है कंपाउंडिंग फाइन। तो कंपाउंडिंग फाइन क्या अलाउ होगा? नहीं, वो भी नहीं अलाउ होगा। और आखिर में सरकार लेकर आई है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। जब आउट ऑफ कोर्ट किसी केस को आप सेटल करते हो तो वो खर्चे होने तो चाहिए बिजनेस के, लेकिन लॉ मेकर उसे अलाउ नहीं करवाना चाहते, इसलिए लिख दिया आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का जो पेमेंट आप करोगे वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन चौथा नंबर पॉइंट अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि लॉ में लिखा है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट टू कॉन्ट्रावेंशन अंडर सच लॉ एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। यानी फ्यूचर में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए उस कानून का नाम लिखेगी जिस कानून के कॉन्ट्रावेंशन में आपके ऊपर कोई केस हो गया और आपने केस को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करके पेमेंट किया, वो पेमेंट आपको अलाउड नहीं होगा। लेकिन ये तब होगा जब सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी। तो अभी 3 पॉइंट्स आपके काम के हैं। सेक्शन 30 से 36(1) हम पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 37 हमने पहले पढ़ लिया। सेक्शन 30 कहता है कि अगर बिल्डिंग ओनर का है, ओनर बिजनेसमैन है, तो रेवेन्यू रिपेयर, इंश्योरेंस और हाउस टैक्स अलाउड होगा। बिल्डिंग किराएदार ने किराए पर ले रखा है, बिजनेस किराएदार कर रहा है, तो किराएदार को किराए की बिल्डिंग के लिए रेवेन्यू रिपेयर, इंश्योरेंस, हाउस टैक्स के अलावा रेंट भी अलाउ होगा। लेकिन दोनों ही केस में जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है रेवेन्यू रिपेयर। तो कैपिटल रिपेयर कराया जाए तो क्या होगा? अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मेरी बिल्डिंग खुद की है और मैंने उसमें कैपिटल रिपेयर कराया, तो मेरी जो उस बिल्डिंग के ब्लॉक होंगे WDB वाले, उसमें मैं ये कैपिटल रिपेयर के कॉस्ट जोड़ दूंगा उस साल, और मुझे उसका डेप्रिसिएशन मिलता चला जाएगा। लेकिन अगर मैं किराएदार हूं, मैं बिजनेस करता हूं किराए के मकान में, और मुझे मजबूरी में कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड करना पड़ गया रिपेयर का, जैसे मैंने एक दीवार बीच में पार्टीशन खड़ी कर दी, छत के ऊपर एक छोटा सा स्टोरेज बना दिया, ये कैपिटल रिपेयर मैंने खर्च कर दिया, तो क्या होगा? लोग कहते हैं कि किराएदार को कहिए जितने रुपए का उन्होंने कैपिटल खर्चे किए, मैंने कहा जी 5 लाख का किया, मान लीजिए 5 लाख आपकी डीम्ड बिल्डिंग है और आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेते चले जाइए, आपको डेप्रिसिएशन के रूप में वो अलाउड हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन के सेक्शन 32 में लिखा है सिर्फ ओनर क्लेम कर सकता है डेप्रिसिएशन। हम एक्सप्लेनेशन 1 डाल के क्लैरिटी कर देंगे कि एक अपवाद है, किराए की बिल्डिंग में अगर किराएदार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया तो उसे हम डीम्ड बिल्डिंग मानकर उनको डेप्रिसिएशन दे देंगे। ये एक एक्सेप्शन लेकर चलिए, अदरवाइज तो ओनर को डिडक्शन मिलेगा। बहुत अच्छे से कंफर्म करेंगे। आपको जरा सा भी दिक्कत हो तो वीडियो को आगे रोक करने के बजाय पॉज कर लीजिए, ये बहुत अच्छा तरीका है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। वीडियो पॉज, और जो आपने अभी सुना उसे या तो दोबारा सुनिए या सामने आपके पास नोट्स हैं उसको कंफर्म कीजिए कि आपके एक एक पॉइंट्स इसके क्लियर है। अगर हाँ तो आगे बढ़िए। तरीका पढ़ने का ये है, ये तरीका नहीं है कि हमने एक बारी चैंपियंस बैच सर ने लॉन्च किया है, क्योंकि फ्री का बैच लॉन्च है तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो उसकी अहमियत समझते हैं।
कुछ बच्चों में ऐसा हो सकता है कि वो कहेंगे चलो फ्री ही तो है, कहाँ भागा जा रहा है, बाद में देख लेंगे, तसल्ली से देख लेंगे, एग्जाम से पहले देख लेंगे। फिर आपको समय नहीं मिलेगा, फिर वो आप देख नहीं पाओगे, फिर वो अगले अटेम्प्ट के लिए यूजफुल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका फिर इस बार अटेम्प्ट खराब हो। आप निकलो, आप निकलोगे तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनोगे, इंस्पिरेशन बनोगे। आप निकलो, बहुत बच्चे आपके पीछे आएंगे। आपको निकलना है इस बार। और इसके लिए ये तरीका नहीं है कि आपने कहा चलो चैंपियंस बैच है, सर ने लॉन्च किया है, बोला है कि कर लो, पास हो जाओगे अच्छे से, तो हम फटाफट फटाफट सर की बात सुन रहे हैं से नहीं होगा, समझना पड़ेगा। समझने से नहीं होगा, रटना पड़ेगा। देखिए स्टेप कितना है, सुनना है, समझना है, रटना है। तो मान लीजिए मैंने सुनाया, आपने सुना, नहीं समझ आया, रोकिए, कहां आगे भाग रहे, बैठ जाइए, दोबारा सुनिए। नहीं बैठ जाना है तो रोक के सामने नोट्स रखिए, ट्राई कीजिए समझने की। हाँ, 30 नंबर पे पूरा कमांड है सेक्शन 30 पे, आगे बढ़िए। अभी नहीं रटिए, अभी फोकस समझने पे कीजिए। जब पूरी क्लास खत्म हो जाए तो आज जो आपने समझा है उसको रटिए, अगले क्लास से पहले रटा हुआ आना चाहिए। सेक्शन 31 कहता है प्लांट मशीनरी और फर्नीचर। प्लांट मशीनरी और फर्नीचर के कौन कौन से खर्चे अलाउड है, तो यहां लिखा है रिपेयर और इंश्योरेंस। रेंट छूट गया, अगर मैंने बिजनेस में रेंट प्लांट मशीनरी को किराए पर लिया है कुछ दिनों के लिए, पुरानी प्लांट मशीनरी मैंने काम निकालने के लिए किराए पर ले लिया, तो मुझे उसका किराया अलाउ होना चाहिए, लेकिन 30 नंबर सेक्शन मिस कर गया लिखने में। इसीलिए आपको 37(1) पहले पढ़ा दिया कि 30 मिस भी कर गया तो टेंशन मत लीजिए, आप चेक कीजिए 37(1) के कारण वो अलाउड हो जाएगा। तो नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, अलाउड तो है, रेंट अलाउड है। अब यहाँ पर कैपिटल रिपेयर अगर आपने करा लिया, जैसे बिल्डिंग में कराया था, तो यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, आप नुकसान में रहोगे। अगर आप किराएदार होकर कैपिटल रिपेयर करा रहे हो प्लांट मशीनरी में, तो आप गलत काम कर रहे हो, आप नुकसान में रहोगे। ऐसा कोई खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। बिल्डिंग के लिए तो लॉ में लिखा हुआ था, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 32(1). प्लांट मशीनरी फर्नीचर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो अगर आपने ऐसी गलती की, प्लांट मशीनरी फर्नीचर पे कैपिटल रिपेयर करा लिया, तो वो फिर अलाउ नहीं है, जब तक कि आप खुद ओनर ना हो। हाँ, अगर आप ओनर हो तब तो अपने WDV में वो कैपिटल रिपेयर ऐड कर लो, उसका डेप्शन ले लो। तो यहां देखो ये बात लिखी हुई है, ठीक है। सेक्शन 32(1) डेप्रिसिएशन के लिए है, जिसका मैंने यहां पर सिर्फ एक इंट्रो दिया है, इंट्रो। एक्चुअल में तो हमें लगभग 2 या 2-2.5 घंटे, 3 घंटे लग जाएंगे। डेप्रिसिएशन ही मेन है, 2 घंटे तो लगेंगे। 1 घंटे में नहीं होगा, 2 घंटे, मतलब 2 घंटे में ही आपको कराना पड़ेगा। वो भी आपने कर रखा है थोड़ा बहुत इसलिए। अगर पहली बार किसी को कराना होता है तो 5 घंटे लग जाते हैं, आप दूसरी बार कर रहे हो 2 घंटे में हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन को हम सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन अभी डेप्रिसिएशन का एक इंट्रो है। इंट्रो है कि बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर जो टैंजिबल एसेट है, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस जो इंटैंजिबल एसेट है, अगर वो आपने ओन कर रखा है। कंडीशन 2 है, एक आपने ओन कर रखा हो, दूसरा आप बिजनेस में यूज कर रहे हो। 2 कंडीशन है, तो ये दोनों शर्तें अगर पूरी होती हैं तो आपको डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। यहां पर जो लिखा हुआ है कि लाइसेंस में स्टार लगा के, अदर देन टेलीकॉम लाइसेंस ऑब्टेन बाय गवर्नमेंट, ये दूसरे लाइसेंस की बात कर रहे हैं जिसका डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। लेकिन जो टेलीकॉम लाइसेंस आप सरकार से लेते हो ना, टेलीकॉम लाइसेंस जो सरकार से लेते हो, भारतीय एयरटेल है, वोडा है, जियो है, जिन्होंने टेलीकॉम लाइसेंस लिया, तो टेलीकॉम लाइसेंस जब आप बाहर से लेते हो, गवर्नमेंट से लेते हो, माफ करना, टेलीकॉम लाइसेंस जब आप गवर्नमेंट से लेते हो तो टेलीकॉम लाइसेंस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। जैसे आप नए टेलीकॉम इंडस्ट्री में आए हो, नए नए, तो आपको गवर्नमेंट से टेलीकॉम लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपने 20 साल के लिए लाइसेंस लिया, पेमेंट किया आपने 2000 करोड़, तो 2000 करोड़ 20 भाग में डिवाइड करके एवरी ईयर अलाउ होता है। ये आपको फाइनल में पढ़ना है, सेक्शन 35BB ABB, सेक्शन 35 ABB, ये आपको पढ़ना है फाइनल में। तो इसलिए टेलीकॉम लाइसेंस तो हमने पढ़ाया नहीं,
इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया कि ये अदर देन दूसरे, मतलब टेलीकॉम लाइसेंस नहीं है, दूसरे लाइसेंस है। तो आप इस लाइन को काट के भी चलोगे एग्जाम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। यहां पर एक चीज आपको यही बताकर चल रहा हूं कि मान लीजिए कोई कार है, कोई भी कार जरूरी नहीं है कोई एसेट है। कार तो मैंने एग्जांपल लिया क्योंकि उसमें ज्यादा वैरायटी खर्चों की दिखेंगी। कोई भी एसेट ले सकते हो, ये आप बिजनेस यूज भी कर रहे हो, पर्सनल यूज भी कर रहे हो, दोनों यूज कर रहे हो। ये तब पॉसिबल हो पाता है जब बिजनेस का फॉर्म सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में ये पॉसिबल है कि आप कार घर में भी यूज कर रहे हो, बिजनेस में भी यूज कर रहे हो। घर में का मतलब है घर के पर्सनल कामों के लिए, रिलेटिव से मिलने, दोस्त से मिलने, घूमने, खाने पीने, उसी गाड़ी से। अच्छा, यहां ये मत समझिएगा कि अगर गाड़ी दो होती तो काश हम अलग अलग यूज कर लेते, ऐसा नहीं पॉसिबल है। दो चार जितनी भी गाड़ी हो, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो आप ये थोड़ी ना देखोगे कि आप अभी बिजनेस के लिए निकले हो, रास्ते में कोई दोस्त की इमरजेंसी आ गई तो आप गाड़ी नहीं घुमा सकते क्योंकि वो बिजनेस वाली गाड़ी है, पहले घर जाएंगे गाड़ी चेंज करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये कभी नहीं पॉसिबल है। इसलिए सरकार ने ऐसे केस में सेक्शन 38(2) में एओ को पावर दिया है। एओ को पावर दिया है, कहा है एओ को कि आप डिसाइड करो पर्सनल यूज कितना है। और आप डिसाइड कैसे करोगे? एसएससी के बिजनेस नेचर को देखकर। अगर वो डॉक्टर है, वो 2 घंटे सुबह क्लिनिक में बैठता है, 2 घंटे शाम, बाकी दिन आराम, तो उनके लिए आप समझ लो पर्सनल यूज ज्यादा है। तो आप उनको कह सकते हो कि 50% आपका पर्सनल यूज है, 40% आपका पर्सनल यूज है, 60% आपका पर्सनल यूज है। एक चार्टर्ड है प्रैक्टिस में, वो सुबह जाता है ऑफिस, रात को कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे तक क्लाइंट की मीटिंग होती है, आना पड़ता है। सैटरडे संडे का कोई हवा नहीं होता, क्लाइंट है, काम है, करना पड़ रहा है। तो उनकी ज्यादा बिजनेस लाइफ है, पर्सनल लाइफ कम है। उनका लिख दो 20% पर्सनल यूज। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अब एक डॉक्टर का ही मैंने एग्जांपल लिया है, ऐसा भी डॉक्टर हो सकते हैं जो लगातार सुबह से शाम तक क्लिनिक में बैठे होते हैं, 2-2, 3-3 जगह उनको बैठना होता है, सीटिंग उनकी होती है, ना संडे आराम ना सैटरडे आराम। उनका भी वो मान लीजिए कि मैक्सिमम बिजनेस यूज है तो 10% 15% पर्सनल यूज मान लीजिए। ये एओ डिसाइड करेगा, हमें कोई इसका टेंशन नहीं लेना। बस आपको अब एग्जाम में क्या करना है कि क्वेश्चन में जो एओ बता देता है वो 20% पर्सनल। तो इसके जितने भी खर्चे हैं, इसके कोई भी खर्चे, जैसे कार का लीजिए तो सर्विसिंग का खर्चा, रिपेयर का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, फ्यूल का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, बहुत सारे खर्चे जुड़वा दिए मैंने कार से। कार का ड्राइवर, कार का रिपेयर, कार का इंश्योरेंस, कार का सर्विसिंग, कार का फ्यूल, कार का डेप्रिसिएशन, ये सारे खर्चे 20% डिसअलाउड होंगे। यहां तक कि कार अगर लोन पर है तो लोन का जो ब्याज है वो भी 20% डिसअलाउड होगा। ये आपको डिसअलाउड करना है। चलिए, ये हो गया हमारा सेक्शन 38(2), ये अभी बता दिया, आगे हमेशा काम आएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, कंपनी है अगर आप तो इंडियन कंपनी को अलाउड है, अगर कंपनी नहीं है तो सिर्फ रेजिडेंट को अलाउड है। सबसे पहले आपको ये रटना पड़ेगा कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर किसको अलाउड है। दूसरी बात, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर आपका जो ये लिस्ट है, इसी लिस्ट के अंदर होना चाहिए, आपके इसी लिस्ट में होना चाहिए। अगर आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर इस लिस्ट के बाहर है तो वो अलाउड नहीं होगा। इस लिस्ट को मैंने 2 टुकड़ों में बांट रखा है, वो इसलिए क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 खर्चे, जो अगर आप कंपनी हो तो 1 से 9 तक सारे खर्चे कर सकते हो। बट अगर आप कंपनी नहीं हो, फर्म हो,
आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, तो आप 6, 7, 8, 9 के खर्चे नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ कंपनियों के लिए है। इसलिए मैंने इसको अलग अलग हिस्से में बांट दिया। याद रखिएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर अगर 1 से 9 के बीच में आ रहा है तभी अलाउड होगा, नहीं तो अलाउड नहीं होगा। पहले नियम ये था कि जो 1, 2, 3, 4 नंबर के खर्चे हैं वो या तो एसएससी खुद करे या एसएससी किसी अप्रूव्ड कंसर्न से कराए। अब नियम ये आ गया है कि आपने खुद किया तो बढ़िया, किसी और से कराया तो आपको ये नहीं देखना कि वो कंसर्न अप्रूव्ड है। आप बस जिससे करवाते हो उसकी डिटेल इस फॉर्म में ऑनलाइन फाइल कर दो। खर्चा नंबर 1 फिजिबिलिटी रिपोर्ट, खर्चा नंबर 2 प्रोजेक्ट रिपोर्ट, खर्चा नंबर 3 मार्केट सर्वे या कोई भी सर्वे, खर्चा नंबर 4 इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये 4 खर्चे आप खुद कर लो, बढ़िया है। किसी और से करते हो तो पहले नियम था कि वो अप्रूव्ड होना चाहिए सीबीडीटी से, अब ये नियम नहीं है। अब ये नियम है कि आप किसी से भी करवाओ, उसकी डिटेल फॉर्म नंबर 3AF में ऑनलाइन फाइल होती है, वो 3AF फॉर्म ऑनलाइन भर के बता दो कि हमने इनको खर्चे करने के लिए पैसे दिए हैं। ये एजेंसी है, ये इंस्टीट्यूशन है, सरकार खुद समझ लेगी। ये कब तक आपको भरना है? ये आईटीआर के ड्यू डेट के 1 महीने पहले भर लेना है, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर किसको अलाउड होगा, कौन सा अलाउड होगा, यह है किसको, यह है कौन सा, यह है कितना। यह है कितना। जैसे इंडियन कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर का 5% इतना मैक्सिमम अलाउ है। अगर आप नॉन कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% मैक्सिमम अलाउड है, इतना अलाउड होगा। अब यह कैसे, 5 वर्षों में, यह कैसे 5 वर्षों में, किसको, कौन सा, कितना, कैसे। जब आप ये रट लोगे तब हम इसकी डिटेल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जाएंगे, अभी करेंगे, बट ये पहले आपको याद करना पड़ेगा, तब हम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जाएंगे। एक बार आप 1 मिनट लगाकर, क्योंकि क्वेश्चन करते समय दोबारा तो आपको कहूंगा नहीं, आप 1 मिनट लगाकर इसको याद करो। किसको, कैसे, मतलब किसको अलाउड होगा, कौन से खर्चे अलाउड होंगे, कितना अलाउड होगा मैक्सिमम, और कैसे अलाउड होगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इसको याद करो। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ही होता है, लेकिन क्या ये आफ्टर कमेंसमेंट भी अलाउड हो सकता है? आंसर है यस, अगर वो एक्सटेंशन या न्यू यूनिट सेटअप करने के लिए किया जाए। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। अब हम सारे एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, किसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर अलाउड है। आप कंपनी हो तो इंडियन होने चाहिए, कंपनी नहीं हो तो रेजिडेंट होना चाहिए। कौन से खर्चे अलाउड है, ये लिस्ट मेंशन है, यही खर्चे अलाउड है। इसमें 1 से लेकर 4 तक के खर्चे अगर आपने किए तो जिस एजेंसी को पेमेंट किया है उसकी डिटेल आपको आईटीआर के ड्यू डेट के 1 महीने पहले तक फॉर्म नंबर 3AF में सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन। मैक्सिमम कितना अलाउड होगा, अगर आप कंपनी हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड के हायर का 5%, अगर आप कंपनी नहीं हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5%, ये मैक्सिमम है। एक्चुअल में कम है तो कम अलाउड होगा, ज्यादा है तो यही मैक्सिमम अलाउड होगा। कैसे अलाउड होगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट किसको कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड किसको कहते हैं, कब देखना है, कैसे देखना है, वो सब अब हम समझेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट में। तो एक्स्ट्रा पॉइंट नंबर 1, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है, लेकिन आफ्टर कब अलाउड होगा, जब धंधे को बढ़ाने के लिए या नया यूनिट सेटअप करने के लिए किया जाए, तभी अलाउड होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपको लेना है फिक्स्ड एसेट्स की टोटल कॉस्ट, वो भी ओरिजिनल डेप्रिसिएशन घटाने के बाद नहीं। फिक्स्ड एसेट्स की टोटल कॉस्ट लेनी है ओरिजिनल,
फिक्स्ड एसेट चाहे जमीन हो तो भी लेना है, मशीन हो तो भी लेना है, डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल दोनों लेना है। आपको कब लेना है फिक्स्ड एसेट्स की टोटल कॉस्ट? पहले साल के अंतिम दिन। और अगर आप बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हो तो एक्सपेंशन वाले ईयर के अंतिम दिन। ऑब्वियसली अगर आप नया बिजनेस चला रहे हो तो पूरे बिजनेस का फिक्स्ड एसेट्स लोगे, और अगर बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए आपने किया है ये प्रिलिमिनरी, तो जितना एक्सपेंशन में फिक्स्ड एसेट्स खर्च किए, मतलब लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, उसी के फिक्स्ड एसेट्स का टोटल लोगे। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो सिर्फ कंपनी के केस में लेना होता है, whichever is higher, अदरवाइज तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ही लेंगे आप। इक्विटी प्रेफरेंस डेट रिजर्व सरप्लस, डेट लॉन्ग टर्म होना चाहिए। कब लेना है? जिस साल आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसके फर्स्ट ईयर के अंतिम दिन। और अगर बिजनेस बढ़ाने के लिए आपने किया है तो जिस साल आपने एक्सपेंशन किया उस ईयर के मतलब वो जो एक्सपेंशन वाला ईयर है उसका अंतिम दिन। ऑब्वियसली फिर से हम बात करेंगे कि अगर आपने बिजनेस कमिटमेंट के पहले किया है प्रिलिमिनरी और आप कैपिटल एम्प्लॉयड लेना चाहते हो तो पूरे बिजनेस का लोगे, लेकिन बिजनेस के स्टार्ट करने के बाद आपने प्रिलिमिनरी किया है तो एक्सपेंशन के लिए किया होगा, उसमें जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है और कैपिटल लगाया है उतना ही कैपिटल एम्प्लॉयड लिया जाएगा। यहां पर एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा कोई और हो तो आपको सीए की रिपोर्ट भी इसमें जरूरत पड़ेगी क्लेम करने के लिए। लेकिन अगर आप कंपनी हो तो ऑब्वियसली आपका ऑडिट हुआ होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट हुआ होगा, तो आपके लिए हम अलग से सीए रिपोर्ट नहीं चाहते। लेकिन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा आप कोई है तो आपका सीए रिपोर्ट भी जरूरी है। एक महीने आईटीआर के ड्यू डेट के बिफोर 1 मंथ प्रायर टू द आईटीआर ड्यू डेट, यानी आईटीआर के ड्यू डेट के 1 महीने पहले तक आपको सीए रिपोर्ट भी फर्निश करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर एक कंपनी ने किया है बिफोर कमेंसमेंट, पहले आपको चेक करना पड़ेगा किसने किया है, कब किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा था आया हुआ एग्जाम में, उसमें एक फर्म ने खर्चे किए थे और फर्म ने खर्चे किए थे, उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऐसे ही दिया था 30 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 40 लाख, और हमने क्या किया था, इसका हायर लेके इसका 5% निकाल लिया। अब प्रिलिमिनरी मान लीजिए 2 लाख किया तो 2 लाख, 2.5 लाख किया तो 2 लाख, 1.5 लाख किया तो 1.5 लाख, मतलब ये हायर है। लेकिन यहाँ गलती हमसे ये हो रही है कि हम फर्म के केस में इनका हायर ले रहे हैं, जबकि फर्म के केस में इसका कोई रूल नहीं है। मैक्सिमम आपका बनेगा 1.5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ कंपनी के लिए अलाउड है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इजी है। हायर का 5% 2 लाख, एक्चुअल है 290, 290 और 2 लाख विच एवर इज लोअर, 2 लाख 5 साल में अलाउड है 40,000 ईच। पहले क्वेश्चन में अगर 1 लाख बेकार होता, खर्चे 290 ना हो के 190 होते, तो 190 और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लोअर 190, 5 साल में आपको अलाउड है। अगर राम होता कंपनी की जगह पर तो फिर एलिजिबल 290 में से आपको सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड को हटाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% लेना है विच एवर इज लोअर, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ करना है। ये 3 एग्जाम्पल क्लियर है। देखिए, अमेलगमेशन और डीमर्जर के खर्चे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउ होते हैं। अमेलगमेशन और डीमर्जर के खर्चे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउड होते हैं। इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब अमेलगमेशन हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, जिसने खर्चा किया है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउड होगा। देखिए, वीआरएस के खर्चे भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड है, लेकिन 3 खर्चे अगर मैं दिखाऊं और आपको थोड़ा कमांड बताऊं, कमांड, तो देखिए 35D आपने देखा, डबल डी देखा अमेलगमेशन डीमर्जर, और ये आप देख रहे हो वीआरएस। फर्क क्या है? प्रिलिमिनरी है ये, और ये वीआरएस। यहां पर हमने एक लिमिट रखी है।
यहां पर हमने कंडीशंस भी रखी है, तब जाकर आपको 5 साल में अलाउड है। यहां हमने कंडीशन के नाम पर सिर्फ इंडियन कंपनी ने खर्च किया हो, 5 साल में अलाउड है। लेकिन वीआरएस के जो खर्चे हैं उसमें कंडीशन बहुत तगड़ी है। जो आप एक्चुअल पेमेंट करोगे वो आपको 5 साल में अलाउड है। मतलब क्या हुआ, जैसे अमालगमेशन के लिए हमने सीए को या वकील को, किसी को भी जो भी टैक्स एक्सपर्ट है, उनको हमने एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया, इस कंपनी का आप मर्जर करवाओ। पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया कि कंपनी का आप मर्जर करवाओ। जब कंपनी का मर्जर करवाने के लिए उन्होंने पैसे चार्ज किए 10 लाख रुपए, जिसमें सारी स्कीम ड्रॉ करेंगे, अग्रीमेंट बनाएंगे, मीटिंग करवाएंगे, वैल्यूएशन करेंगे, सारा काम करेंगे। तो एक सीए है जिसने 10 लाख रुपए चार्ज किए। अब कंपनी 10 लाख रुपए उसे आज दे, कल दे, अगले साल दे, उसके अगले साल दे, 2 लाख करके दे, 5 लाख करके दे, 4 लाख दे, 6 लाख बाद में दे, इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जितना खर्चा है वो पूरा 5 साल में आपको अलाउड कर दिया जाएगा। जितना भी खर्चा है पूरा 5 साल में आपको अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन वीआरएस में चूंकि पेमेंट आप देते हो एम्प्लॉई को, पेमेंट आप देते हो वर्कर्स को, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपका जो पेमेंट है वो आप धोखा ना दो, पेमेंट आप डिले ना करो, उधार ना करो। तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि जो पेमेंट आप करोगे तभी 5 भाग में अलाउ करेंगे। पेमेंट इस साल नहीं कर रहे हो, वीआरएस इस साल हो गया, पेमेंट नहीं कर रहे हो इस साल, जब करोगे वहां से 5 साल हम अलाउ करेंगे। फर्क समझिए। जैसे मान लीजिए 10 लाख का यहां खर्चा है, तो 2 लाख पर ईयर आपको अलाउड है। लेकिन मान लीजिए यहां वीआरएस 10 लाख है, एक्सपेंस आपने 10 लाख रखा है देने को, लेकिन आप 4 लाख, मान लो 7 लाख दे रहे हो अपॉन रिटायरमेंट, और 3 लाख दे रहे हो नेक्स्ट ईयर। आपको हम अलाउ कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आप यहां रिटायर हो रहे हो, तो यहां मुझे 10 लाख तो आपने दिया नहीं, यहां आपने दिया 7 लाख, तो 7 को 5 से डिवाइड करेंगे। 7 को 5 से डिवाइडेड बाय 5, 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000, ये हमने 5 साल में लागू कर दिया। अब 3 लाख हमने यहां दिया, इसको भी 5 साल 5 भाग में डिवाइड कर देंगे, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000। तो पहले साल 1,40,000, दूसरे साल 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 60,000। इस तरीके से ये वीआरएस अलाउ होता है और एग्जाम के लिए बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिए, बहुत जरूरी है ये। आपने 36 वर्कर को रिटायर किया वीआरएस में, 6 लाख एक वर्कर का पेमेंट है, तो टोटल पेमेंट आपका हो गया कितना? 36 गुने में 6, 216 लाख का पेमेंट टोटल, जिसमें आप 40% पेमेंट कर रहे हो पहले साल और 60% पेमेंट कर रहे हो अगले साल। तो इसको मैंने, ठीक से देखिए, इसको मैंने 5 साल में बांट दिया, फिर अगले साल आपने पेमेंट किया, इसको भी मैंने 5 साल में बांट। अलाउड कैसे होगा? इस साल का ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। वीआरएस इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करें हम डोनेशन की। देखिए, डोनेशन की बात हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार अभी भी कर लेते हैं। आज जब हम कॉर्पोरेट सोशल कर रहे थे, कि डोनेशन बड़ा साफ है। पीएनडल में अगर डोनेशन डेबिट है, अगर वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए है, अप्रूव्ड होना चाहिए रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अगर वो नेशनल फंड है
गांव के विकास के लिए, अर्बन पॉवर्टी इरिडिकेशन के लिए। अगर वो डोनेशन 80G वाला है, अगर वो डोनेशन है पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट, अगर वो डोनेशन है अदर। अब देखिए अदर डोनेशन आपको कहां अलाउ हुआ है? 80C to 80U आपको दो ही जगह डोनेशन अलाउड है, जी में, जीजीबी जीजीसी में। यहां आपको जीजीबी में अलाउड है कंपनी हो तो, नॉन कंपनी हो तो जीजीसी में अलाउड है। अगर आपने 80G के जो 4 लिस्ट है वहां डोनेशन दिया तो आपको 80G में अलाउड है, 80G में अलाउड है। इसके अलावा डोनेशन 80C to 80U में तो कहीं नहीं लिखा। पीजीबीपी में 2 जगह डोनेशन अलाउड है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल फंड फॉर अर्बन पॉवर्टी इरिडिकेशन। अब देखिए इनको डोनेशन दिया तो आपको अलाउड है सेक्शन 35 में। 35 के बड़े सारे सेक्शन बनाए हुए हैं, 35(2) है, 35(2)A है, 35(3) है, 35(2)AA है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये कुछ भी कह ले 100% आपको अलाउड है। अलग अलग सेक्शन उस जमाने में कामयाब थे जब सरकार ने डोनेशन के भी कैटेगरीज किए हुए थे कि अगर 35(2)AA वाला डोनेशन है तो आपने 10,000 डोनेशन दिया, हम 20,000 अलाउ करेंगे। एक जमाना था जब वेटेड मिलता था, दैट्स वाई सेक्शंस अलग अलग हैं। लेकिन आज सारे डोनेशन 100% अलाउड है, बस अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। सरकारी है तो भी, प्राइवेट है तो भी, अप्रूव्ड हो आपको अलाउड है 100%। यहां पर अगर आपने डोनेशन दिया है तो आपको अलाउड है 35CCA में। गौर से देखेंगे तो ये दोनों डोनेशन, गौर से देखेंगे तो ये दोनों डोनेशन आपको पीजीबीपी में अलाउड है। अगर ये डोनेशन आपके P&L अकाउंट में डेबिट है, अगर ये डोनेशन आपके P&L अकाउंट में डेबिट है तो आपको डेबिट ही छोड़ देना है क्योंकि वो अलाउड है पीजीबीपी में। लेकिन अगर डोनेशन इनके अलावा ये 3 कैटेगरी के हैं तो सबसे पहले तो आपको डिसअलाउड करना है पीजीबीपी में। फिर अगर ये वाला डोनेशन है, ये वाला डोनेशन है, ये 2 डोनेशन है अगर, तो आप उसको अलाउड कर दो जीटीआई से। लेकिन ये तो कहीं से भी अलाउड नहीं होगा। तो इसका पूरा एक फॉर्मेट मैंने आपको बनाकर अभी दिया है, अभी दिखाता हूं। ये तो आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये है पूरा फॉर्मेट। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन एक व्यापारी के लिए कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन के लिए कर रहे हैं। हम ये डिस्कशन उनके लिए कर रहे हैं जिनका P&L अकाउंट है। ऐसे व्यक्ति जो बिजनेस प्रोफेशन में एंगेज्ड है। लेकिन जो व्यक्ति बिजनेस प्रोफेशन नहीं करते, उनको ये वाला हिस्सा तो अलाउड हो जाता है, ये तो अलाउड हो जाता है, ये तो नहीं है, नहीं है। लेकिन इस हिस्से का क्या? अगर ये वाला डोनेशन एक नॉन बिजनेसमैन, एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, अगर ये वाला डोनेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, गांव के विकास, शहर की गरीबी, एक नॉन बिजनेसमैन ये डोनेशन करे तब क्या होगा? जवाब है कि अगर एक नॉन बिजनेसमैन ये डोनेशन करे तो उनको हम पीजीबीपी से तो अलाउ नहीं कर पाएंगे, उनको हम करेंगे जीटीआई से अलाउ। और एक नया सेक्शन तैयार किया 80GGA। जीजीए में लिखा है कि अगर नॉन बिजनेसमैन रिसर्च इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे, गांव के विकास, शहर की गरीबी के लिए डोनेशन दे, तो उसको हम 100% 80GGA में अलाउ कर देंगे। यहां पर मैंने आपको बनाकर दिया है एक और टेबल नॉन बिजनेसमैन का, नॉन बिजनेसमैन का टेबल बनाकर दिया है। और इसी के साथ आप यहां पर इसी पीजीबीपी चैप्टर में 80GGA समझ लेते हो।
ठीक है जी, कंफर्म है तो मैं आगे बढ़ूं। इसी चैप्टर के लास्ट में आपको मैंने, जैसे कि हर चैप्टर में 80C to 80U के स्पेशल डिडक्शन कराए मैंने, कैपिटल गेन में नहीं कराया, उसमें था ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में कराया, सैलरी में कराया। पीजीबीपी भी जब एंड हो रहा होगा तो 80C to 80U के कुछ डिडक्शंस मुझे यहां कराने हैं, जैसे EEB कराना है, GGA जो अभी मैंने करा दिया, JJAA कराना है, JJA कराना है, और 10AA कराना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10AA कराना है। तो इसे हम कहां कराएंगे? इसी चैप्टर में, इस चैप्टर के एंड में एक और चीज आपको डिस्कस करके दूंगा, एक छोटा सा टेबल आपको डिस्कस करके दूंगा, जहां पर लिखा हुआ है कि अगर कोई न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करता है तो उसको हम ये वाले डिडक्शंस नहीं देते, जिसमें से ये जो डोनेशन वाला है ना, अभी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वो न्यू टैक्स रिजीम को नहीं मिलता। बाकी तो अभी हमने पढ़ा नहीं। अगर मैं दिखाऊं जहां हम पढ़ रहे थे, तो मैं कनेक्ट करके दिखाता हूं उसका मतलब। हम यहां पढ़ रहे थे, देखिए, मान लीजिए आप बिजनेसमैन हो, तो डोनेशन आपको हमने या तो यहां अलाउ किया, या तो यहां अलाउ किया, या यहां अलाउ किया। आप ऐसा आदमी ढूंढो जो न्यू टैक्स रिजीम ले सकता है, इंडिविजुअल एचयूएफ, फर्म और कंपनी नहीं, तो फिर यहां मिल रहा है आपको और यहां मिल रहा है आपको। अब यहीं पर अगर मैं कहूं कि न्यू टैक्स रिजीम में आप आ गए, अगर तो आपको 35 नहीं मिलेगा, जीजीसी नहीं मिलेगा, जी नहीं मिलेगा, लेकिन 35 सीसीए आपको मिल जाएगा। वो मना नहीं किया सरकार ने। अगर आप बिजनेसमैन नहीं हो, न्यू टैक्स रिजीम ले सकते हो। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आना चाहते हो तो आपको 80 जीजीए नहीं मिलेगा, 80 जीजीसी नहीं मिलेगा, और 80 जी नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम में ये डिडक्शंस नहीं मिलते। ये तो डिस्कस करना जरूरी है, साथ साथ करेंगे तो ही आप कंट्रोल बना पाओगे, क्योंकि एग्जाम में तो मिक्स करके क्वेश्चन डाल देते हैं कई बार, तो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके बाद अब हम करने जा रहे हैं R&D के खर्चे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे। R&D के खर्चे अगर मैं डोनेशन दे दूं रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, तो हमने अभी अभी देखा है कि अगर मैं डोनेशन देता हूं तो इस सेक्शन में अलाउड है। हालांकि ये नो डिडक्शन है अंडर न्यू टैक्स रिजीम, ये तो अलग बात हो गई। हम बात कर रहे हैं, हम खुद R&D के खर्चे कर रहे हैं, खुद रिसर्च वर्क कर रहे हैं, और जरूरी नहीं रिसर्च डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए R&D का डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है। तो हम इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं, तो पहली शर्त ये होनी चाहिए कि इट मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस, ये बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अब बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ये तो हो गया बिफोर कमिंसमेंट, आफ्टर कमिंसमेंट ये खर्चे मैंने किए हैं। अगर मैंने आफ्टर कमिंसमेंट खर्चे किए हैं, तो कैपिटल के खर्चे यानी एसेट्स वगैरह आपने खरीदा है, वो आपको 100% अलाउड है जमीन को छोड़कर। और अगर रेवेन्यू खर्चे हैं, तो कोई भी खर्चा किया हो अपने रेवेन्यू नेचर का रिसर्च में, इन हाउस रिसर्च की बात हो रही है, डोनेशन टू अदर नहीं बात हो रही, कोई भी खर्चा आपने किया है तो आपको कहीं कोई अप्रूवल की जरूरत लेने की जरूरत नहीं है, 100% आपको अलाउड। ये कब अलाउड है? जिस साल आप खर्च करोगे। मशीन जिस साल खरीदोगे P&L में पूरा डेबिट, मटेरियल जिस साल खरीदोगे P&L में पूरा डेबिट, रिसर्च के पर्सनल को जो आप सैलरी पे करोगे पूरा डेबिट, यानी रेवेन्यू तो वैसे भी डेबिट हो जाता, कैपिटल खर्चे का डेप्रिसिएशन नहीं, पूरा 100% आपको अलाउ कर रहे हैं रिसर्च में आफ्टर कमिंसमेंट, जिस साल आपने किया उस साल। लेकिन बिफोर कमिंसमेंट अगर आपने किया है तो आपको सिर्फ 3 साल का अलाउड है। ये 3 साल कैसे देखिएगा, इसके लिए पूरा ध्यान यहां लगाइए।
पूरा ध्यान यहां लगाइए। मान लीजिए आपका जो बिजनेस कमेंस्ड है, मान लीजिए वो बिजनेस कमेंस्ड है 17/6/2024, तो 3 साल पीछे चले जाइए। 17/6/2021 से 17/6/2024, ये 3 साल के ड्यूरेशन में जो भी आपने खर्चे किए हैं इन 3 साल के बीच, ये सारे खर्चे आपको R&D विभाग के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में अलाउड हो जाएगा। कब अलाउड हो जाएगा दोस्त? फर्स्ट ईयर। बट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, कैपिटल नेचर जमीन छोड़कर बाकी सब अलाउड है। रेवेन्यू नेचर में सिर्फ रॉ मटेरियल सैलरी अलाउड है, सिर्फ रॉ मटेरियल सैलरी और कुछ भी नहीं। और रॉ मटेरियल सैलरी में, सैलरी में परक्विजिट्स नहीं, सिर्फ मनी जो मॉनेटरी पेमेंट है वो अलाउड है। और रॉ मटेरियल और मॉनेटरी सैलरी को भी डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अप्रूवल कराना पड़ेगा, तभी अलाउड होगा। अब जब आप ये अप्रूवल वाली बात सुनते हो तब आपका दिमाग कहता है कि क्या आफ्टर कमेंसमेंट भी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्या आफ्टर कमेंसमेंट भी हम सिर्फ रॉ मटेरियल सैलरी अलाउ करेंगे? नहीं। रीजन क्या है? देखिए, आफ्टर कमेंसमेंट आप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर मेंटेन करते हो, बुक्स मेंटेन करते हो, ऑडिट होता है, लेकिन बिफोर कमेंसमेंट आपके बुक्स मेंटेन ही नहीं हो रहे होंगे। आप वहां पर अगर कुछ गलत भी कर दोगे जो कि बैक डेट की है, 3 साल पुरानी है, तो हम कैसे जस्टिफाइड करेंगे? जब आप एसेट खरीदते हो तो उसके लिए तो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, लेकिन जो रेवेन्यू खर्चे हैं, वो रेकरिंग खर्चे हैं, वो तो आप कुछ भी लिखना शुरू कर दोगे कि 200 रुपए पर डे सफाई के खर्चे हैं, 10 सफाई कर्मचारी हैं, 2000 रुपए, महीने के 60,000, साल के 7,20,000, 3 साल के 14 लाख, 15 लाख, 31 लाख, 30 लाख। अब ये अनापशनाप आप खर्चे आप डाल रहे हो, अब इसको जस्टिफाइड करने के लिए कोई बैठा ही नहीं। तो गवर्नमेंट कहती है कि देखिए, बिफोर कमेंसमेंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिक्कत नहीं है, जमीन छोड़कर बाकी सब अलाउड है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सिर्फ रॉ मटेरियल, मॉनेटरी सैलरी, ये रॉ मटेरियल भी ट्रेस हो जाएगा। बायर्स, जो आपने सेलर है, आपका जो वेंडर है, वो तो जीएसटी वगैरह में रजिस्टर्ड होगा। और मॉनेटरी सैलरी बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस हो जाएगा। उसमें भी जितना अप्रूव्ड करेगी सरकार, मतलब डिपार्टमेंट ऑफिसर बैठे होते हैं, उनको, जो कंसर्न ऑफिसर है, उनके पास आपको अप्लाई करना पड़ता है। जितना वो अप्रूव्ड करेंगे, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी बोलते हैं उसको, उतना ही अलाउड होगा। किस साल अलाउड होगा? पहले साल। ये है R&D के खर्चे, इन हाउस रिसर्च। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देखो समस्या क्या है कि जो सेक्शन 35 में ही सब कुछ है। देखो, ये तो अब नहीं रहा, खत्म हो गया है। यहां ध्यान दो, ये इन हाउस रिसर्च है। यहां ध्यान दो, ये डोनेशन है। यहां पर मजा ये है कि नो डिडक्शन अंडर न्यू टैक्स रिजीम। इसका मजा ये है कि न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, अलाउड अलाउड। एग्जाम में ये खर्चे मर्ज करके देते हैं, जैसा मैंने देखा है, मिक्स करके देते हैं। वो मिक्स करके देते हैं कि जो एक एक
इंडिविजुअल दे देंगे जानबूझ के, क्योंकि न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स देना है तो इंडिविजुअल बिजनेसमैन इन हाउस रिसर्च भी कर रहा है, डोनेशन टू अदर इंस्टीट्यूशन भी दे रहा है। मैं क्वेश्चन भी दिखा दूंगा आपको। तो वहां पर वो क्या जुगाड़ करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि आपसे पूछे न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स बताइए, तो आपको बड़ा संभाल कर आंसर करना है। डोनेशन वाले में न्यू टैक्स में अलाउड नहीं है, लेकिन इन हाउस रिसर्च न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स दोनों टैक्स रिजिम में अलाउड है। बहुत संभाल कर आंसर करना है, मैं आपको दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। अब हमारा एक डिस्कशन है कि अगर आपने एसेट खरीदा है इन हाउस रिसर्च में और उसको फ्यूचर में यूज खत्म हो गया, उसे बेचना चाहते हैं, तो क्या होगा। यहां मैंने एग्जांपल लिया 16 लाख की कॉस्ट का एक एसेट खरीदा है। यहां मैंने जानबूझकर एक्स्ट्रा पढ़ाया आपको। मैंने यहां ये दिखाया कि अगर आप बिजनेस में यूज करते हैं इसको, नॉर्मल बिजनेस में, तो उसका डेप्रिसिएशन मिलता है 16 लाख, उसकी कॉस्ट बनती है और उसका डेप्शन मिलता है। ये हमारे इस जगह डिस्कशन का पार्ट नहीं है, ये आपको जस्ट कंपैरिजन करके दिया कि अगर एक एसेट नॉर्मल बिजनेस में खरीदा जाता है, इन हाउस रिसर्च के लिए यूज नहीं होता, तो उसका क्या होता। 16 लाख की कॉस्ट बन जाती है, उस पर डेप्शन मिलता रहता है। लेकिन चूंकि इन हाउस रिसर्च में आप खर्च कर रहे हो, तो पूरा 16 लाख आप पीएनएल में डेबिट कर देते हो। पूरा 16 लाख आप पीएनएल में डेबिट कर देते हो उसी साल, जिस साल खरीदा। अब क्या है कि अगर बिजनेस यूज उसका रिसर्च यूज खत्म हो गया, तो आपके पास दो चॉइस बचते हैं। पहला चॉइस, आप उसे बाजार में बेच दो। दूसरा चॉइस, आप उसे नॉर्मल बिजनेस में यूज कर लो। सिंस आप पूरा का पूरा डेबिट कर चुके हो, अगर आप नॉर्मल बिजनेस में यूज करने लाओगे तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट 0 होनी चाहिए, क्योंकि सारा यूज कर चुके हो आप। और अगर आप उसे मार्केट में बेचते हो, ओपन मार्केट में, तो 16 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट थी। अगर वो 16 लाख तक बिका तो पीजीबीपी सेक्शन 41(3). अगर वो 18 लाख का बिका, 16 लाख के ऊपर बिक गया, तो 16 लाख रुपए तक पीजीबीपी, और 2 लाख जो एक्स्ट्रा है वो कैपिटल गेन में चला जाएगा। बड़ा आसान है। 16 लाख का एसेट खरीदा, नॉर्मल बिजनेस में यूज किया, एक्चुअल कॉस्ट बनाओ 16 लाख, डेप्रिसिएशन उसका लेते रहो। केस नंबर 2, 16 लाख का एसेट खरीदा, रिसर्च विभाग में यूज किया, पूरा का पूरा 16 लाख पीएनएल में डेबिट कर दो। 4 साल बाद रिसर्च विभाग से खबर आई कि मुझे अब इस एसेट का यूज नहीं है। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इसे बाजार में बेचना है। बाजार में अगर वो बेचता है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख का, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख का, 16 लाख तक अगर बिकता है ये, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट पीजीबीपी बनेगा जिस साल ये बिका, सेक्शन 41 सबसेक्शन 3। अगर ये 20 लाख का बिकता है तो 16 लाख तक पीजीबीपी बनेगा, और जो एक्स्ट्रा है कॉस्ट के ऊपर पैसा मिला, वो कैपिटल गेन माना जाएगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिपेंड करेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग पर। ओके, अगर ये नॉर्मल बिजनेस में यूज करने के लिए लेकर आ जाएं, तो चूंकि आप पूरा का पूरा पीएनएल में डेबिट ऑलरेडी कर चुके हो, तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट ब्लॉक ऑफ एसेट में 0 जोड़ी जाएगी। मुश्किल नहीं है, आप 2 से 3 बार पढ़ो, आसान है। सेक्शन 35CCC कहता है कि अगर किसी ने एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट जो सरकार द्वारा नोटिफाइड होते हैं वहां खर्चा किया है, तो खर्चा किसी भी टाइप का हो, एसएससी कोई भी टाइप का हो, खर्चा किसी भी टाइप का हो, एसएससी किसी भी टाइप का हो, आपको 100% रेवेन्यू और कैपिटल अलाउड होगा। एग्जाम में क्वेश्चन इसके रेयर मैंने कभी देखे नहीं। 35CCD, ये हमारा आखिरी सेक्शन आज की क्लास का है। 35CCD कहता है कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में खर्च करते हो, एक तरह से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लेकिन सरकार अगर इसे नोटिफाइड कर दे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में, देखिए मान लीजिए ये साधारण ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप अगर साधारण ट्रेनिंग प्रोग्राम भी खर्च करते हो तो आपका रेवेन्यू 100% अलाउड होता है। जमीन खरीदोगे तो अलाउड नहीं होगा, बिल्डिंग और अदर एसेट्स में डेप्शन मिलेगा। लेकिन इसी को अगर आपने नोटिफाइड करा दिया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से 35CCD में, तो यहीं पर आपको मैं बता दूं कि रेवेन्यू तो वहां भी हम 100 अलाउ करेंगे, लैंड वहां भी नहीं अलाउड करेंगे, बिल्डिंग का वहां भी डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, लेकिन अदर एसेट्स के लिए आपका काम बदल जाएगा, ये आपको 100% अलाउड है। ये फर्क है 35CCD और नॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। भाई नॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बिजनेस पर्पस है, तो रेवेन्यू खर्चा 100%, कैपिटल खर्चे में जमीन छोड़ दो, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सब का डेप्शन। लेकिन अगर इसे आपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कन्वर्ट करवा लिया, नोटिफाइड करवा लिया प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी से, तो मजा ये आएगा कि रेवेन्यू तो वहां भी अलाउड है 100%, नॉर्मल नहीं भी कराते अप्रूव, तो नॉर्मल 100% अलाउड है, अभी भी अलाउड है। लैंड वहां भी नहीं अलाउड है, अभी भी नहीं अलाउड है। बिल्डिंग वहां भी डेप्शन, यहां भी डेप्शन, लेकिन बिल्डिंग के अलावा जो एसेट्स बचे, मशीन, प्लांट,
इन सब का 100% पीएनबी डेबिट कर सकते हो, बड़ी बात है। लेकिन यहां पर किसी को भी अलाउड हो जाए ऐसा नहीं है। ये नोटिफाइड सिर्फ कंपनियों को कराया जाता है। सिर्फ कंपनियां अपने नॉर्मल रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अप्रूव्ड करवा सकती है। ठीक है जी, चलिए तो 11 नंबर तक हमने अच्छे से कर लिया और नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। अब जितना आपने सेक्शन आज पढ़ा है वो रट लो। ओके, बाय चैंपियंस।